एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो यहाँ पे अभी जो फिलहाल आपका बैच स्टार्ट है वो है आपका चंडीगढ़ आईसीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, आईसीटी की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका चंडीगढ़ पीजीटी का एग्जाम हुआ था एंड उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़ एनटीटी का एग्जाम हुआ है। अभी आपका पीआरटी का एग्जाम होने वाला है एंड देन आपका सबसे लास्ट में चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम रहेगा। और यहाँ पे मैं किसके प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे आईसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। केवल आईसीटी की यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस गिवन है उस कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे क्या करवाया गया है, एकदम अच्छे से डिटेलिंग में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। दोनों अलग अलग पीडीएफ है, जिनको हिंदी में चाहिए था उनको हिंदी में मिला है एंड इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिला है। साथ ही में जिन्होंने एमसीक्यूज लिए हैं तो एमसीक्यूज उनको दोनों मीडियम में मिले हैं। आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के मैंने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं। सारे एमसीक्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी से गो थ्रू नहीं हो पा रहे हो तो एमसीक्यूज जरूर देख लेना, वहीं से आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपके 12 या आई थिंक 12 और 15 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो आज यहाँ पे देखिए क्या है, एक लास्ट क्लास मैंने एक्सटेंशंस के रिगार्डिंग दी है। अगर आपको एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है तो एक बार वो क्लास भी चेक कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पे कोई कंटेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम आपका ये व्हाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज हम क्या करेंगे, मैं ट्राई करूंगी कि जो आपका आईसीटी का सिलेबस है उसका हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले सके। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी आपके अभी तक मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई है उनमें जो मेन पॉइंट्स बनते हैं, किसकी क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है, तो वो एक बार मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम शांत से क्या करना है, शांत बैठ के एकदम उसको आराम से समझना है, बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। नोट्स आपको मिल चुके हैं, प्रिपरेशन भी आपकी हो चुकी होगी, रिवीजन भी आपने ले लिया होगा। तो ये भी आपका क्या है, एक रिवीजन है जिसको क्या करना है, केवल आपको सुनना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें आपने देखा होगा कि एक आपको इंडेक्स भी मिला है, तो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपके इंडेक्स में आपका टॉपिक था ना, वो सबसे पहले आपका क्या था, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की हमने वहां पे बात की थी। मैं सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी, ज्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है, ये आपका एक रिवीजन क्लास है। जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उस वर्ड से रिलेटेड आपके माइंड में सब कुछ उस टाइम पे क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई हाँ ये वर्ड आया है एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आप लोगों ने समझी है वो आपको पता चलना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहला शब्द आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो ये था कि भाई कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया था। कंप्यूटर जो शब्द है आपका वो कहाँ से आया था, तो देखिए कंप्यूटर शब्द हमारा आया था लैटिन से। कौन सी भाषा से लिया गया है कंप्यूटर शब्द, लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, केवल मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द जो है आपका वो लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के फादर को अगर हमसे पूछा जाए तो काफी सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई कंप्यूटर के फादर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो किसका नाम आएगा, चार्ल्स बेबेज का नाम आएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज है। अब यहीं पे देखो चार्ल्स बेबेज के रिगार्डिंग क्या बात है। तो चार्ल्स बेबेज ने, जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको दो मशीन्स बताई है। एक बताई है मैंने आपको डिफरेंस इंजन और दूसरा मैंने आपको बताया था एनालिटिकल इंजन या एनालिटिकल मशीन। ठीक है, ये जो दोनों मशीन है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये किसकी है, ये चार्ल्स बेबेज की है। अब इन दोनों में
अगर इनका ईयर पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल इंजन का ईयर 1822 आता है और एनालिटिकल का अप्रोक्सीमेट मैं बता रही हूँ 1833 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चार्ल्स बेबेज की ऐसी कौन सी मशीन है जो कभी कंप्लीट नहीं हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई चार्ल्स बेबेज की किस मशीन को फोली मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोली मशीन। फोली मशीन मतलब कि वो कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी रह गई, उसने इस पे काम तो स्टार्ट किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो एनालिटिकल इंजन या एनालिटिकल मशीन चार्ल्स बेबेज की एक ऐसी मशीन थी जो कभी कंप्लीट नहीं हुई। एंड इसी से मुझे याद आया कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, और उसने क्वेश्चन पूछा था कि मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि भाई एनालिटिकल मशीन उसकी कभी कंप्लीट ही नहीं हुई, तो ये कैसे, मतलब उसकी मशीन कंप्लीट नहीं हुई तो फिर वो फादर ऑफ कंप्यूटर कैसे हुए, इस टाइप से उसका कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है लेकिन जो उसकी एनालिटिकल मशीन है वो कभी कंप्लीट नहीं हुई, ये दोनों बातें सही है। अब ये सही कैसे है कि चार्ल्स बेबेज ने जो कॉन्सेप्ट दिया, चार्ल्स बेबेज की जो थ्योरी थी जिसके ऊपर वो काम कर रहा था, जो डिफरेंशियल इंजन है, जो एनालिटिकल मशीन है, उसका जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को लेके वो अपनी ये मशीन बना रहा था। लेकिन जब हम इसके बारे में गूगल सर्च मैंने किया, तो उस टाइम पे भी मैंने किया था, तो भाई एनालिटिकल मशीन कुछ क्या कहते हैं मनी, जो उसको एक्चुअली में जितनी कॉस्ट चाहिए थी, जितने पैसे उस मशीन के लिए लगने थे, तो उस टाइम पे उसको उतना अवेलेबल नहीं हो पाया, इस वजह से वो मशीन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे देखो, लेकिन वो मशीन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आज के डेट में जो कंप्यूटर, हम डिजिटल कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो, वो जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना, वो कॉन्सेप्ट किसका है भाई? चार्ल्स बेबेज का है। सिर्फ इस वजह से, उसके कॉन्सेप्ट की वजह से, उसके आइडिया की वजह से, उसने जो थ्योरी दी उसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब वो फादर ऑफ कंप्यूटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी मशीनें बनी हुई होंगी, ठीक है, उसकी एनालिटिकल मशीन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इस मशीन को कंप्लीट किया गया। इसे चार्ल्स बेबेज ने कंप्लीट नहीं किया, इसे किसी और ने कंप्लीट किया, लेकिन उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? चार्ल्स बेबेज को ट्रिब्यूट देने के लिए। लेकिन चार्ल्स बेबेज की फोली मशीन कौन सी मानी जाती है? एनालिटिकल मशीन मानी जाती है, या फिर एनालिटिकल इंजन माना जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था उसको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या चार्ल्स बेबेज क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर है और एनालिटिकल मशीन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। फिर उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है, जो आप लोगों को पता ही है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है भाई? कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसमें क्या करते हो? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फिर उसमें क्या होता है? यूजर इनपुट देता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होती है? हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट को क्या कर सकते हो? आप स्टोर भी कर सकते हो। तो ये क्या है? आपके कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर में भाई तीन चीजें हो रही है। कौन कौन सी तीन चीजें हो रही है? एक तो कंप्यूटर में भाई इनपुट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? इनपुट दी जाएगी। फिर दूसरा उसके ऊपर क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। तो कंप्यूटर में तीन मेन काम क्या हो रहे हैं? एक इनपुट देना, फिर प्रोसेस करना और आउटपुट लेना। इनपुट कौन देगा? इनपुट डिवाइस देगा। प्रोसेस कौन करेगा? आपका सीपीयू करेगा। आउटपुट कौन देगा? भाई आउटपुट डिवाइस देंगे, ठीक है। इनपुट में क्या क्या दे सकते हो? इनपुट के अंदर आप जो भी डेटा देते हो उसे स्टार्टिंग में क्या कहा जाता है? रो फैक्ट्स कहा जाता है, रो मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रो फैक्ट्स होते हैं ये कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देते। जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, तब हमें क्या मिलती है? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोसेसिंग के बाद आपको जो डेटा मिलता है उसको क्या कहते हैं? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड जो ये रो डेटा होता है ये आपको कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद क्या मिलती है भाई? हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। फिर ये सीपीयू क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के कितने पार्ट्स है? सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो केवल 2 पार्ट्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका एएलयू है, सेकंड आपका सीयू है, थर्ड आपका रजिस्टर है।
ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। ALU क्या काम करता है? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनके लिए आपका ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। CU क्या करता है? CU एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपकी एक स्टोरेज यूनिट है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? आपकी रजिस्टर होती है। इतना हमें पता चला। चलिए आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज और है। अब हमें पता है कि एक होती है भाई बाइनरी। क्या होता है? एक बाइनरी होता है। जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है केवल 0 और 1। कंप्यूटर जो डिजिट समझता है वो है 0 और 1, एंड इसे बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, ये दो टाइप्स की होती है। एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के भी दो पार्ट्स है, ये मैंने आपको करवाया भी है। एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में रहेगी। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मैनेमोनिक्स कहा जाता है। इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कि सब, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, एडिशन के लिए एड। हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होती है? इसमें कंप्लीटली सारे आपके इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज तो भाई डायरेक्टली 0 और 1 की फॉर्म में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा कंप्यूटर को समझ में आ जाएगी। लेकिन जो आपके असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है, ये 0 और 1 की फॉर्म में नहीं है। तो कंप्यूटर को इन्हें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, एंड इसी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। ट्रांसलेटर्स, जो अब हमारे पास देखो 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक होता है आपका असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, थर्ड होता है आपका इंटरप्रेटर। जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है, असेंबली को मशीन में। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेंगे। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? तो कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में बदल देगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन बदलेगा या फिर 1 बाय 1, ठीक है। इतना समझ में आया कि कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ चेंज कर देगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको चेंज करेगा। अब यहाँ पे एक चीज होती है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। जो इनिशियली आपने जो कोड लिखा है ना, जो यूजर ने जो कोड लिखा है वो होता है सोर्स कोड, और जो ट्रांसलेट करने के बाद, बदलने के बाद आपको जो कोड मिला है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था? लैंग्वेज था। इसे रब कर देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अभी क्या टॉपिक था इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या टॉपिक था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल कितनी जनरेशन होती है? टोटल 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। पहली जनरेशन, वैसे ईयर याद रखना मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट जो ईयर है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन का आपका मान लीजिए 1946 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 ईयर तक चलेगा। हर जनरेशन 10 ईयर्स तक है, ठीक है। 1946 टू 56। अगर यही आपकी फर्स्ट जनरेशन 1942 से स्टार्ट होती तो 1952 पे ये एंड हो जाती। फिर सेकंड जनरेशन क्या रहेगी आपकी? 1956 से अप्रोक्सीमेट 65 या 66, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या हो जाएगी? 65 टू
75, फोर्थ जनरेशन 75 to 85 एंड आफ्टर 85 एंड टिल नाउ आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है जनरेशन से, वो है कि भाई किस जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स या फिर वाल्व्स यूज होती थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होती थी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो आईसी है एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन फैब्रिक की बनी हुई होती है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है। फिर यहाँ पे फोर्थ जनरेशन जो है इसके अंदर आपका आया LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है उसी में आपकी क्या आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। AI की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड AI का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी मशीन बनाना जो ह्यूमन बीइंग की तरह क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, सोच सकती है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कहां पे चला जाएगा आपका, AI में चला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा आपके सुपर कंप्यूटर्स भी कहां पे आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इतना हमें पता चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री नहीं है पहले, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो क्या था आपका, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था। क्या आया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें देखो, अगर हमसे पर्पस के आधार पे पूछे, सबसे पहले टाइप किसके बेसिस पे है, पर्पस के बेसिस पे है। तो एक टाइप थी आपकी जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड एक थी आपकी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, फिर सेकंड आपका है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो एनालॉग सिग्नल्स को समझेगा, डिजिटल कंप्यूटर मतलब जो डिजिटल सिग्नल्स को समझेगा, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा था साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे कौन कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये चार क्या थे आपके, साइज के बेसिस पे थे। ये आपके क्या है, फंक्शन के बेसिस पे, कार्य के अकॉर्डिंग। ये आपका पर्पस के अकॉर्डिंग है। अब यहां देखो माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, इंटेल 4004। ये क्या है आपका सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। सेकंड आपका आता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है भाई, मिनी कंप्यूटर का मतलब है इसमें एक साथ क्या कर सकते हैं, काफी लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, इसमें मल्टी यूजर है भाई, एक साथ का मल्टी यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में आता है। इसका मतलब जो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अच्छा है, ज्यादा स्टोरेज में भी, स्पीड में भी, लेकिन मेन फ्रेम से कम है। सबसे ज्यादा आपके मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता है, माइक्रो कंप्यूटर का तो यूज होता है आप जो अपने ऑफिस में, अपने हाउसेज में देखते हो, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर का यूज होता है भाई बीमा कंपनी में, फैक्ट्री में, और आपका बैंक में या फिर बिजनेस में। ठीक है, फिर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर क्या है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन आता भी है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में किस कंप्यूटर का यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। एंड सुपर कंप्यूटर क्या है आपके भाई, जो हर चीज में सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं, वो आपके सुपर कंप्यूटर है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए
इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम है, ठीक है। फिर उसके बाद परम की सीरीज आई, जैसे परम ईशान है, परम सिद्धि एआई है, प्रत्यूष, मिहिर, ये सारे क्या है आपके सुपर कंप्यूटर है। अगर हमसे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। एंड इसे किसने डेवलप किया था, तो इसे क्रे ने ही डेवलप किया था, सैम्यर क्रे ने डेवलप किया था। वर्ल्ड में अगर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है तो वो सैम्यर क्रे रहेगा, ठीक है। सैम्यर क्रे, इनका सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, क्रे 1 है। और अगर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पूछता है तो परम 8000 है। इसे सीडैक कंपनी में 1991 में बनाया गया था। कब बनाया गया था परम 8000 को, 1991 में। किस कंपनी में बनाया गया था, सीडैक कंपनी में। सीडैक की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडैक की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्रे 1 वर्ल्ड वाइज आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे 1991 में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर आपके घर में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है। मिनी कंप्यूटर जो है आपका फैक्ट्री में, बैंक में यूज होता है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो आपका नेटवर्किंग में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। क्या है भाई, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, ये स्पीड है इसकी, फास्ट होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट रहता है, इसकी मेमोरी भी काफी ज्यादा होती है। और उसके अलावा इसको जो भी आप काम देते हो वो काम पूरी तरह से करता है। डेलीजेंस, ठीक है, डेलीजेंस इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। वर्सेटाइल है, एक साथ काफी सारे काम कर सकता है। रिलायबल है, ठीक है। लो कॉस्ट है, रिड्यूस्ड साइज है, ऑटोमेटिक है ये, और इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। एंड इंटेलिजेंस का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये कभी टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता सेम काम करते हुए। एंड इसका कोई IQ भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट आपका था कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दो पार्ट्स होते हैं भाई, एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, सिंपल सी लैंग्वेज है। एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको केवल आप क्या कर रहे हो, देख सकते हो, जो कैसे काम कर रहे हैं, जिनकी फंक्शनैलिटी को आप देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप देख सकते हो, उनके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन उनके टच नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन से आ जाते हैं, हार्डवेयर में जैसे आपके इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस है आपका, CPU भी इसी में चला जाएगा। फिर आपकी मेमोरी डिवाइसेस भी हार्डवेयर में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर में कौन कौन है, सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई यूजर के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए बनाए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है, जैसे MS ऑफिस, ठीक है। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, MS ऑफिस हो गया, पेंट है आपका, जो आपकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वो सब हो गए। तो ये सारे क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। एक और सॉफ्टवेयर भी होता है, वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कई बार इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया जाता है, कई बार इसको अलग भी कर दिया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं। मतलब कि अगर आप इनको इंस्टॉल ना भी करो तो भी कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन अगर आप इनको इंस्टॉल करते हो तो वो और स्मूथली काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। जैसे कि एंटीवायरस,
एंटीवायरस क्या होते हैं, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर है एंड ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर आप एंटीवायरस ना भी डालो अपने सिस्टम में तो भी क्या है, आपका सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने डिवाइसेस को डिस्कस किया था। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखो इनपुट डिवाइस, कौन कौन से इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले एक आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड के बाद सेकंड क्या था, आपका माउस था। फिर थर्ड आपकी ट्रैक बॉल है। फोर्थ यहाँ पे जॉय स्टिक है। फिफ्थ आपका क्या है, माइक्रोफोन। सिक्स्थ यहाँ पे वेब कैम भी है, वेब कैम। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, लाइट पेन भी है, लाइट पेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, टच स्क्रीन। फिर MICR, OMR, OCR। फिर नेक्स्ट एक हमारा BCR भी है, इसमें क्या है, BCR। उसके अलावा फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर भी है, ये एक्स्ट्रा है, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, कार्ड रीडर है, स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, किम्बोल टैग रीडर, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, और एक यहाँ पे है टैबलेट, टैबलेट जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या थे, आपके इनपुट डिवाइसेस थे। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस में जो फर्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है भाई, जो आपकी स्टैंडर्ड कीज होती है कीबोर्ड में वो होती है 104। कितनी होती है, 104। फिर इसमें जो सबसे ऊपर होती है फंक्शन की, टोटल फंक्शन की होती है हमारे पास 12, F1 से लेके F12 तक टोटल फंक्शन की कितनी होती है आपके पास, 12 होती है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ अल्फाबेटिकल कीज होती है, फिर न्यूमेरिकल कीज होती है एंड कुछ 4 एरो की होती है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। फिर स्पेशल कीज भी होती है। स्पेशल की में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, स्पेस बार, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, आपकी कैप्स लॉक, ये सारी किसमें चली जाती है, स्पेशल कीज में चली जाती है। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा जो आपका कीबोर्ड यूज होता है वो कौन सा कीबोर्ड है, तो आपका क्वेरिटी कीबोर्ड होता है, QWERTY। ये क्या है, आपके कीबोर्ड का नाम है QWERTY। इसका ये नाम क्यों है, तो आप अगर अपना कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेटिकल रो है वो इसी से स्टार्ट है, QWERTY, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्वेरिटी कीबोर्ड है। ये सबसे पहला कीबोर्ड था जो डेवलप किया गया था एंड किसने डेवलप किया था, तो क्रिस्टोफर शॉल्स ने। फर्स्ट कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने। ठीक है, तो क्वेरिटी कीबोर्ड यहाँ पे पूछ लेता है। इसके अलावा और भी कीबोर्ड है, जैसे आपका एक कीबोर्ड का नाम है डीवोरक। एक कीबोर्ड कौन सा है, डीवोरक, लेकिन एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है वो आपका क्वेरिटी कीबोर्ड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है माउस। माउस को किसने डेवलप किया था, तो माउस को डेवलप किया था डगलस ईगल बर्ट ने। किसने डेवलप किया था, डगलस ईगल बर्ट। अब यहाँ पे जो माउस से क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और लाइट पेन भी क्या है, आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन, ये तीनों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल आपका माउस के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। ट्रैक बॉल का जो यूज है वो जनरली कहाँ पे करते हैं, हम कैड और कैम में करते हैं, CAD और CAM। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का जनरली यूज किया जाता है गेम्स खेलने में, फ्लाइट सिम्युलेटर में। ठीक है, फिर जॉयस्टिक भी क्या है, आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें स्कैनर। स्कैनर आपको पता है, अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, आप उसको स्कैन करना चाहते हो एंड कंप्यूटर के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, तब हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे
स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है, सिंपल माइक ही है। वेब कैमरा भी हो जाएगा। लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन क्या है आपका? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से क्वेश्चन पूछ लेता है तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन आपके पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर उसके बाद आता है MICR, OMR और OCR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR का यूज किया जाता है जो बैंक में हम चेक सबमिट करते हैं उस चेक को रीड करने पर, ठीक है। उस चेक के ऊपर एक नंबर होता है जो मैग्नेटिक इंक में होता है एंड उसी नंबर को, चेक नंबर को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपकी जो OMR शीट होती है जिनमें 4 आपको सर्कल, क्या कहते हैं, चॉइसेस मिलती है, आप एक सर्कल को डार्क करते हो, उसको रीड करने के लिए OMR यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किसमें होता है? यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपने कुछ भी, अपना हैंड रिटन है आपका कुछ भी, या फिर आपके पास कोई आपने बुक लिखी खुद से, आप उसको क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको क्या करना चाहते हो, स्कैन करना चाहते हो, या फिर हम कहें कि आप उनको कंप्यूटराइज्ड करना चाहते हो, जो आपने हाथ से अपना जो भी डेटा लिखा है उसको आप कंप्यूटराइज्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए OCR का यूज होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है BCR, बार कोड रीडर। जो बार कोड रीडर है वो एक ऐसी मशीन है जो बार कोड को रीड करती है। बार कोड क्या होता है? तो बार कोड का मतलब, जो आपको ये वर्टिकल ब्लैक लाइंस दिखती है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, बार कोड, ये क्या होता है भाई आपका, इसको बार कोड बोलते हैं। बार कोड क्या है? ये वर्टिकल ब्लैक लाइंस, इन्हीं का बना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा एक QR कोड रीडर भी होता है। QR कोड रीडर जो QR कोड को स्कैन करेगा। QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR की क्या फुल फॉर्म रहेगी? क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर एक हमारा बायोमेट्रिक सेंसर है। बायोमेट्रिक सेंसर भी आप अपने बायोमेट्रिक अपने फोन में भी लगाते हो, जिससे कि आप अपने फोन में आपने थंब इम्प्रेशन लगाया है या फिर आपने फेस वाला सेंसर यूज किया है, तो ये क्या है? आपके बायोमेट्रिक सेंसर है। कार्ड रीडर का मतलब क्या होता है? ऐसी मशीन जो किसी कार्ड को रीड करती है, जैसे कि आपकी ATM जो मशीन है वो आपके ATM कार्ड को रीड करती है। उसी तरह से अगर आपको अपना मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाना है तो आपके पास एक मेमोरी कार्ड रीडर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक डिजिटल कैमरा। ये आपको पता ही है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होते हैं कि भाई आप कोई भी डिवाइसेस को यूज करना चाहते हो अपनी वॉइस कमांड देके, तो वो क्या होते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है इसमें लास्ट आपका टैबलेट। टैबलेट को डिजिटाइजिंग टैबलेट भी बोल देते हैं। एंड जो आजकल टैबलेट का नाम यूज हो रहा है वो है आपका डिजिटाइजर। क्या नाम होता है? डिजिटाइजर। टैबलेट में आपको एक पेन दिया जाता है काम करने के लिए एंड उस पेन का नाम क्या है? स्टाइलस। तो ये आपकी क्या है? इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग मेन बातें हैं, ठीक है, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था? आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया था। क्या चल रहा है हमारा भी? ICT का रिवीजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेस देखे थे हमने? तो फर्स्ट आपका डिवाइस था मॉनिटर। फर्स्ट डिवाइस का क्या नाम था? मॉनिटर। सेकंड हमारा डिवाइस यहाँ पे था प्रिंटर। थर्ड हमने देखा था प्लॉटर। फिर फोर्थ आपका एक स्पीकर था। नेक्स्ट प्रोजेक्टर, हेडफोन एंड लास्ट यहाँ पे हेडफोन ईयरफोन, ठीक है। उसके बाद स्पीच सिंथेसाइजर है। फिर यहाँ पे एक माइक्रोफिल्म है। क्या है कि यहाँ पे? माइक्रोफिल्म। नेक्स्ट आपका वॉइस आउटपुट डिवाइस हो जाएगा और फिल्म रिकॉर्डर।
तो मॉनिटर क्या होता है भाई? मॉनिटर आपको पता है कि भाई टीवी के जैसी जो स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर में आपके पास 3 टाइप के मॉनिटर है, एलसीडी, एलईडी और सबसे पहले जो आता था वो था सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रिंटर। प्रिंटर से पहले एक बार ये देखो, मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है ना उसको किस में मेजर किया जाता है? ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। एंड मॉनिटर में कुछ इस टाइप से डॉट डॉट डॉट्स में क्या होती है, आपकी सभी इमेजेस इस तरह से अपने एक दूसरे से कंबाइन होती है। जो भी आप इमेज आपको दिखाई दे रही है वो पिक्सल्स में एक दूसरे से कंबाइन होती है। ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पिक्सल। अब ये डॉट डॉट जितने एक दूसरे के नियर होंगे ना उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी, और ये जितने दूर दूर होंगे उतनी ही आपकी क्वालिटी क्या होगी? खराब होगी। ठीक है, तो पिक्सल्स जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना ही आपका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। इस क्वालिटी के लिए हम जो टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या है? आपकी रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन उतना ही आपका अच्छा होगा एंड ये जितने दूर दूर होंगे उतना ही खराब आपका रिजोल्यूशन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें था प्रिंटर। अब प्रिंटर में यहाँ पे देखिए, प्रिंटर आपका क्या है? प्रिंट आउट लेने के काम आता है एंड उस प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी कहते हैं, और हार्ड कॉपी आपकी परमानेंट आउटपुट होती है। प्रिंटर 2 टाइप के मैंने आपको बताए थे, एक था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और एक था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और में देखिए आपके पहले इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट के अंदर आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर, फिर उसके बाद जितने डी से नाम आते हैं ना वो लगभग आपके इंक प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में चले जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, फिर यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ मैं रफली यहाँ पे रनिंग मोड में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, जो मैं बोल रही हूं उस पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट आपका लाइन प्रिंटर है, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर आएगा, ड्रम प्रिंटर है और एक आपका चेन प्रिंटर है। दूसरी साइड नॉन इम्पैक्ट में एक इंकजेट प्रिंटर है, फिर आपका लेजर प्रिंटर है एंड थर्मल प्रिंटर है। जो डी से स्टार्ट होता है वो नाम आप याद रख सकते हो कि वो इम्पैक्ट में जाएगा। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर। फिर आपका एक लाइन प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन करेगा एंड एक आपका है चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में एक इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है लेकिन कॉस्टली है, और एक आपका है थर्मल प्रिंटर। स्पीकर आपको पता ही है क्या होता है। फिर एक आता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आपको पता है कि प्रोजेक्टर मतलब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को एक बड़ी सी वॉल पे, व्हाइट वॉल के ऊपर अपनी स्क्रीन को शो करवा रहे हो। फिर नेक्स्ट हमारा है प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या होता है भाई? प्रिंट आउट के लिए ही एक तरह से यूज होता है, आउटपुट के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई जो हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की आपको आउटपुट चाहिए उसके लिए आप क्या यूज करोगे? देखो, एक तो ग्राफिक वर्ड, दूसरा हाई क्वालिटी वर्ड। ये 2 वर्ड अगर आपको दिख जाए और आउटपुट डिवाइस की वो बात करे तो प्लॉटर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? प्लॉटर का नाम आएगा। इसमें आप कोई बैनर अगर आपको बनवाना है, कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई मैप अगर आपको बनवाना है, कोई पोस्टर बनाना है तो आप प्लॉटर का यूज करते हो। फिर हेडफोन हो जाएगा, ईयरफोन हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल है। फिर एक आता है COM। COM यहाँ पे क्या है आपका? COM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म। तो अगर आपसे पूछे कि भाई COM कोई इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो COM आपका एक आउटपुट डिवाइस है। एंड इसमें जो आपने देखा हो कि पहले जो कैमराज आते थे उनमें रील्स आती थी, रील्स लगती थी, तो उन रील्स को अगर रीड करना है तो हमें किस डिवाइस की चाहिए? उन रील्स के लिए हमें ये कॉम डिवाइस चाहिए, ठीक है, COM डिवाइस। चलिए, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मेमोरी डिवाइस।
मेमोरी डिवाइस। दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कह देते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी। अब यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के साथ क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है। अगर सीपीयू को कुछ भी डेटा प्रोसेस करना है तो वो डेटा कहाँ पे होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होना चाहिए। अगर आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है तो पहले वो कहाँ पे आएगा, प्राइमरी मेमोरी में आएगा, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर सीपीयू से क्या नहीं होती, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन से हैं, दो टाइप कौन कौन से हैं, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में आएगी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर पावर कट हो जाती है तो इसका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रोम क्या है, आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि इसका डेटा डिलीट नहीं होता। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, और रोम के अंदर आप केवल रीड कर सकते हो, ओनली रीड। रैम के फिर दो टाइप है हमारे पास, एक आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और दूसरा आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार में क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को ऐसा कुछ नहीं है कि रिफ्रेश करना है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब तक आपका पावर जाता रहेगा तब तक आपको डेटा शो होता रहेगा। और कॉस्टली कौन सी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कॉस्टली है। फिर आती है बात सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी से पहले किसकी बात है, आपकी रोम के टाइप्स की। एक बार रोम के टाइप्स देख लेते हैं। रोम के टाइप्स देखो, सबसे पहला है आपका एम रोम, मास्केबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड आपका है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को आप केवल एक बार क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, एंड आप इसको जब स्टार्टिंग में इसको बनाया जाता है उस टाइम पे क्या होती है, ये एम्प्टी होती है, यूजर अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर डेटा डाल सकता है। सेकंड यहाँ पे क्या है, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, एंड इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। लास्ट है इसमें डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इसे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इसके डेटा को इरेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में देखिए कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका है मैग्नेटिक डिस्क, फिर सेकंड है आपका ऑप्टिकल डिस्क, थर्ड है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या आएगा, एक आपकी हार्ड डिस्क आएगी, सेकंड आपकी मैग्नेटिक टेप है, और थर्ड आपकी यहाँ पे जिप डिस्क है, और लास्ट यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एंड लास्ट आपकी इसमें ब्लू रे डिस्क या फिर बीडी डिस्क। सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपका आएगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस टाइप के क्या चले जाएंगे, आपके सॉलिड स्टेट ड्राइव में आएंगे। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है भाई, सबसे आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी है, सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी कौन सी है, आपकी मैग्नेटिक टेप है। एंड आप इसमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है, काफी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है इसमें स्टोर करने की, एंड ये उतनी ही स्लो है, इसके डेटा को एक्सेस करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है।
सीक्वेंशियली इसके डेटा को आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे। कंप्यूटर के अंदर आप डेटा को दो टाइप से एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट आपका है सीक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड है आपका रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास टोटल 100 डेटा है तो और अगर आपको 99 वाला डेटा रीड करना है तो पहले आपको फर्स्ट 98 डेटा को रीड करना होगा, उसके बाद आप 99 वाला डेटा रीड करोगे। एंड मैग्नेटिक टाइप टेप क्या है, आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कैसेट। फिर सेकंड आपकी इसमें है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है आपकी भाई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। फिर आपकी आती है यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो साइज पूछा जाता है कई बार वो है आपका 1.44 MB। अगर फ्लॉपी डिस्क का साइज ही पूछा जाता है तो वो क्या है आपका 1.44 MB। आजकल फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होती। एंड फ्लॉपी डिस्क के लिए एक नाम और यूज होता है, वो है आपका डिस्केट ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क के लिए जो दूसरा नाम है वो है आपका डिस्केट ड्राइव, और हार्ड डिस्क के लिए जो एक और नाम आता है वो है आपका विनचेस्टर ड्राइव। हार्ड डिस्क के लिए विनचेस्टर ड्राइव। सीडी, सीडी की कैपेसिटी अगर पूछी जाए तो 700 MB मेगाबाइट है, ठीक है। उसके बाद आपकी डीवीडी है। डीवीडी की अगर आपसे कैपेसिटी पूछ ली जाए तो वो कितनी रहेगी, 4.7 GB। सीडी की कैपेसिटी है 700 MB और डीवीडी की कैपेसिटी है 4.7 GB, ठीक है। इतना हो गया। ये क्या है आपकी मेमोरी यूनिट है। अब यहां पे देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या देखेंगे अब हम यहां पे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बिट। बिट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। बिट के बाद आती है बाइनरी। बिट को स्मॉल बी एंड बाइनरी को कैपिटल बी। 1 बिट इज इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। 1 बाइनरी इज इक्वल्स टू 8 बिट। एक आता है आपका निबल। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। फिर उसके बाद हमारा आता है किलोबाइट, KB। 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। फिर KB के बाद आपका आएगा MB, मेगाबाइट। फिर हमारा आता है GB, गीगाबाइट। उसके बाद आपका आता है TB, टेराबाइट। देन PB, पेटाबाइट। देन एक्साबाइट, ठीक है। यहीं तक आपका पूछ लेगा, वरना एक्साबाइट के बाद आपका जेटाबाइट आएगा, फिर ब्रोंटोबाइट है और फिर GEOP बाइट है। तो KB आपका 1024 बाइट है, MB कितना हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा। फिर GB में आपका यहाँ पे MB आ जाएगा, 1024 सेम रहेगा सभी में। एंड यहाँ पे फिर GB आएगा, यहाँ पे TB हो जाएगा, यहाँ पे PB हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, ठीक है। चलिए इतना हुआ। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इतना हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। फिर CPU किया था, CPU भी हो गया है हमारा। उसके बाद मैंने आपको एक बूटिंग प्रोसेस बताई थी, ठीक है। बूटिंग क्या होती है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। क्या होती है, एक आपकी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कह देते हैं और वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग भी कह देते हैं। कोल्ड बूटिंग का मतलब है जब आप कंप्यूटर का जो पावर बटन है उसको ऑन करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, वो आपकी कोल्ड बूटिंग है। और वार्म बूटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है, वो आपकी क्या है, सॉफ्ट बूटिंग है। जब आप बूटिंग करते हो तो बूटिंग में क्या होती है भाई, एक प्रोसेस होती है कि सबसे पहले क्या होगी, आपकी बूटिंग स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी, आपने स्विच ऑन किया, बूटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, पावर सप्लाई गई। फिर उसमें बूटिंग के अंदर सेकंड स्टेप में आपका बायोस आता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर यहाँ पे थर्ड क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है।
एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है जनरली। फिर यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे ड्राइवर कहाँ पे स्टोर होंगे, मेन मेमोरी में स्टोर होंगे। जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सारे क्या होंगे, लोड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी आप प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या शो होगी, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, जो कंप्यूटर की स्टार्ट करने पे जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। एंड उस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको जो आप फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, आइकन्स कहते हैं। किसी भी आइकन के ऊपर आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन करते हो। नीचे जो आपको दिखाई देता है उसको टास्क बार बोलते हैं, जहां पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा या फिर आपको डेट एंड टाइम दिखाई देता है। जितनी भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो वो एप्लीकेशंस भी आपको नीचे दिखाई देती है, तो वो क्या होता है, आपका टास्क बार होता है। फिर यहाँ पे एक क्या होता है, एक आपका रिसाइकल बिन। आप जो कंप्यूटर में जो अपना डेटा डिलीट कर देते हो वो कहां पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। एंड आप वहां से उसको वापस से क्या कर सकते हो, रीस्टोर भी कर सकते हो। फिर उस कंप्यूटर में अभी जो आपका एक और आइकन मिलता है वो क्या है, आपका दिस पीसी। पहले आपको माई कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई देता था, अभी आपको दिस पीसी यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइव्स है। जैसे आपको अपनी लोकल डिस्क सी भी वहां पे दिखाई देगी, अगर आपने अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी आपको वहां पे दिखाई देगा। तो वो सारी जो आपके ड्राइव्स है वो आपको कहाँ पे दिखाई देती है, दिस पीसी के अंदर आपको दिखाई देती है। फाइल क्या होती है, फाइल का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है एंड उसको आप क्या कर रहे हो, फिर सेव कर रहे हो, वो क्या है, आपकी एक फाइल है। और फोल्डर क्या होता है, फोल्डर का मतलब होता है कि भाई आपने फोल्डर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, कि आप एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें भी रख सकते हो या फिर एक फोल्डर के अंदर आप फोल्डर भी रख सकते हो। जब आप एक फोल्डर के अंदर किसी दूसरे फोल्डर को रखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं, ठीक है। फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, लेकिन हर फाइल का क्या होती है, एक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब डॉट के बाद जो नाम वहां पे लगा है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। एंड इसी एक्सटेंशन से आपको क्या पता चलता है कि वो फाइल किसमें बनाई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फाइल एंड फोल्डर है। अगर आप एक डायरेक्टरी के अंदर किसी दूसरी डायरेक्टरी को सेव करते हो तो उसे क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे हमने क्या देखा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखा था। क्या है भाई अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री जो की अगर बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है आपके सामने वो है अबेकस का। सबसे पहले किसका नाम आएगा, अबेकस का नाम आएगा। सबसे पहला कंप्यूटर या कैलकुलेटर अगर पूछा जाए तो कौन सा है आपका, यहाँ पे अबेकस रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अबेकस के बाद जो आया था वो था आपका नेपियर बोन्स। अबेकस के बाद कौन सा आया था हमारा, नेपियर बोन्स आया था। एंड नेपियर बोन्स को डेवलप किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था। एंड कब किया था, तो यहाँ पे 1550 से लेके 1617 के बीच में इसने इसका इन्वेंशन किया था। एंड यहाँ पे जो एबेकस था उसके अंदर हम डेसिमल का यूज नहीं कर सकते थे, तो नेपियर बोन्स में हम क्या कर सकते थे, जो डेसिमल पॉइंट है उसका भी यूज कर सकते थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेपियर बोन्स के बाद आया पास्केलाइन कैलकुलेटर। एंड ये पास्केलाइन कैलकुलेटर किसने डेवलप किया था, तो ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। इसका ईयर भी पूछ लेता है तो या तो 1642 आएगा एग्जाम में या फिर 1644। जनरली 1642 ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो पास्केलाइन कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने 1642 में। फिर पास्केलाइन के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आया था वो था हमारा स्टेप्ड रेकनर। किसका नाम आता है भाई, स्टेप्ड रेकनर।
स्टेप्ड रेकनर को किसने डेवलप किया था? तो लेबिनिज ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? लेबिनिज ने डेवलप किया था। ठीक है, कब डेवलप किया था? 1673 में इसने इसको इन्वेंट किया था। एंड ये जो लेबिनीज है यहाँ पे वो क्या कर सकता है? वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था, लेकिन जो पास्केलाइन कैलकुलेटर है वो केवल प्लस और माइनस कर सकता था। पास्केलाइन के ही थ्योरी के ऊपर बेस्ड है आपका स्टेप्ड रेकनर, लेकिन स्टेप्ड रेकनर को डेवलप किया था किसने? लेबिनिज ने डेवलप किया था। और आपका जो पास्केलाइन है उसको ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। ठीक है, एंड जो लेबिनिज है उसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जो पास्केलाइन है उसके अंदर क्या नहीं कर सकते आप? ये सब नहीं कर सकते, केवल प्लस और माइनस कर सकते थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा इसके बाद डिफरेंस इंजन आया, जो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हमारी आई टैब्यूलेटिंग मशीन। टैब्यूलेटिंग मशीन क्या है? टैब्यूलेटिंग मशीन को किसने डेवलप किया था? तो हरमन हॉलरिथ ने डेवलप किया था। किसका नाम आएगा ये टैब्यूलेटिंग मशीन में? हरमन हॉलरिथ ने इसको डेवलप किया था। एंड हरमन हॉलरिथ ने इसको एक फिर कंपनी बनाई। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या था? टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी था। एंड यही टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी बाद में क्या बनी? आईबीएम कंपनी बनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी। फिर यहाँ पे एक आता है डिफरेंस एनालाइजर। देखो वो डिफरेंस इंजन है, ये डिफरेंस एनालाइजर है। टैब्यूलेटिंग मशीन के बाद क्या आया? डिफरेंस एनालाइजर आया। एंड इसे किसने डेवलप किया था? तो इसे डेवलप किया था वैनेवर वुश ने। किसने डेवलप किया था? वैनेवर वुश ने डेवलप किया था। एंड कब डेवलप किया था? 1930 में। ठीक है, 1930 में इसे डेवलप किया गया था। और यहां पे नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आया? फिर हमारा मार्क 1 कंप्यूटर आया। कौन सा कंप्यूटर आया आपका? मार्क 1 कंप्यूटर आया। एंड मार्क 1 कंप्यूटर जो है आपका वो किसने डेवलप किया था? तो इसमें नाम आता है आपका एकन का। मार्क 1 कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था? एकन ने डेवलप किया था। AIKEN। ठीक है, मार्क 1 कंप्यूटर की जब बात होती है तो किसका नाम आएगा? हार्वर्ड एकन का नाम इसके अंदर आता है। एंड इसे कब बनाया गया था? 1944 में बनाया गया था। तो ये हो गया आपका मार्क 1 कंप्यूटर। फिर इसके बाद मार्क 1 कंप्यूटर के बाद आपकी क्या आई? एक ऑटोमेटिक वीविंग मशीन आई। कौन सी आई? ऑटोमेटिक वीविंग मशीन आई। एंड ये मशीन किस लिए यूज की जाती है? तो जैसे आपके जो पहले काम आपके जो क्लोथ्स आते थे उनके ऊपर जो प्रिंटेड एक कुछ प्रिंटेड क्या रहता था, क्या बोल सकते हैं हम उसको, पैटर्न, जो प्रिंटेड पैटर्न होता था उसके डिजाइन करने के लिए ऑटोमेटिक वीविंग लूम का यूज होता था। एंड इसे किसने बनाया था? तो इसे 1801 में जोसेफ मैरी जैकर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफ मैरी जैकर्ड ने ऑटोमेटिक लीविंग मशीन या लूम बनाई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई भी? हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो गई। अब यहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स अलग से हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है नाम, वो कौन सा कंप्यूटर का आता है आपका? ENIAC। सबसे पहला हमारा कंप्यूटर है भाई यहाँ पे ENIAC। अब ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कब आया था? 1946 में। किसने बनाया था? इकर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? इकर्ट एंड मैकले, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है उसमें। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक हमारा आता है स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जॉन वॉन न्यूमन का नाम रहेगा। जॉन वॉन न्यूमन ने क्या दिया था? स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। जो आजकल हम अपना डेटा सेव कर पा रहे हैं वो किनके कॉन्सेप्ट की वजह से? जॉन वॉन न्यूमन ने इस जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेसिस पे। कब दिया था? 1945 में दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? एडवर्क। कौन से कंप्यूटर है आपका? एडवेक है। एडवेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड ये आपका आया था 1950 में। कब आया था आपका? 1950 में आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका कौन सा कंप्यूटर है? एडजैक, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे किसने डेवलप किया था? तो मॉरिस विल्कस ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? मॉरिस विल्कस ने। कब डेवलप किया था? 1946 से 52 के बीच में ये कंप्यूटर आया था। फिर नेक्स्ट हमारा है यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1951 में आया था। एंड यहां पे क्या है आपका, किसने डेवलप किया था इस कंप्यूटर को? तो इसे डेवलप किया गया था रैमिंगटन रैंड ने, ठीक है। जो RRC एक रेमिंगटन रैंड कंपनी है उस टाइम पे, उसने इसको डेवलप किया था। तो ये क्या हुआ, हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या हुई आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, तो एक देखो कि अगर हमसे पूछा जाए कि सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, तो MIPS में मेजर किया जाता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड की अगर बात आ जाए तो जी फ्लॉप्स में। फुल फॉर्म क्या रहेगी जी फ्लॉप्स की यहाँ पे? तो गीगाबाइट या फिर गीगा, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, गीगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ये क्या है आपकी सुपर कंप्यूटर की मेजरिंग यूनिट रहेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है? कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? नेटवर्किंग आएगा। फिर हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिलेबस में, MS ऑफिस है उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसके अंदर मैं जनरली ईमेल को ही डिस्कस करती हूँ क्योंकि ईमेल ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, और आपकी एक्स्ट्रा में शॉर्टकट कीज रहेंगी और फुल फॉर्म्स रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम किसको स्टार्ट करेंगे? नेटवर्क को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? नेटवर्क की, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और उससे रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स है उनका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो नेटवर्क क्या होता है, तो सिंपली देखो मेरे पास ये क्या है भाई, एक पीसी है, ये सेकंड पीसी है, थर्ड पीसी, ये फोर्थ पीसी, एंड ये चारों पीसी क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। किसी भी मीडियम के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे फिर ये एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो या फिर वायरलेस कनेक्ट हो, लेकिन ये क्या है, ये चार पीसी एक दूसरे से कनेक्ट है। एंड यहाँ पे एक ये नेटवर्क का फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर किसी एक के पास प्रिंटर है तो वो बाकी के साथ भी शेयर कर सकता है, बाकी जो पीसी है वो भी उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा शेयर होने वाला रिसोर्स कौन सा है? आपका प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर अगर आपने अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जो कंप्यूटर लैब है वहां पे देखा होगा कि एक प्रिंटर होता है, एंड आप किसी भी पीसी से उसमें से प्रिंट आउट ले सकते हो अगर उसकी वहां पे कनेक्टिविटी हुई है तो ये क्या होता है? आपका नेटवर्क होता है। एंड इस नेटवर्क में ये जितने भी मेरे कंप्यूटर्स है इनको क्या कहा जाता है? इनको यहाँ पे नोड कहा जाता है। इन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। यहाँ पे एक होता है सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है वो क्या है? सेंडर। एंड ये बाकी के थ्री क्या हो जाएंगे? फिर रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात करें, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की हम बात करें, तो ये एक सेंडर है आपका, बाकी सब रिसीवर हो जाएंगे। फिर एक यहाँ पे मैसेज होता है जो यहाँ पे आप शेयर करोगे, एंड फिर एक यहाँ पे एक नेम आता है प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल क्या होते हैं भाई? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि जो सेंड कर रहा है वो एंड जो रिसीव कर रहा है वो, उनको ये रूल्स क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आर दी सेट ऑफ रूल्स। फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट है, वो क्या है? आपका मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू आपका डेटा सेंड होगा, कि वो वायर्ड के मीडियम को यूज करेगा या फिर वो वायरलेस होगा। एंड इसी को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। एक दूसरे नाम क्या है इसका? गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब कि वायर्ड मीडिया।
और एक होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप जो मैं लिख रही हूँ उसके ऊपर इतना कंसंट्रेट ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं रनिंग में लिख रही हूँ एंड जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुने। तो ये क्या हो गया? आपका नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे नेटवर्क की अगर हम किसकी बात करेंगे, नेटवर्क की हिस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नेटवर्क हिस्ट्री की। तो नेटवर्क हिस्ट्री की जब बात होती है तो किसका नाम आता है? सबसे पहले ARPANET का आता है। आपको कौन सा नाम याद रखना है यहाँ पे नेटवर्क हिस्ट्री में? ARPANET। फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किस कंपनी ने बनाया था अगर पूछा जाए तो DARPA कंपनी ने बनाया था। किस कंपनी ने बनाया था ये नेटवर्क? आपका DARPA कंपनी ने बनाया था, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एंड ये कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। कब बनाया था भाई? तो 1969 में ये बनाया था। अप्रोक्सीमेट ईयर क्या है इसका? 1969 है। सबसे पहले ये किसके लिए बनाया गया? तो डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद किसका नाम आएगा? ARPANET का यहाँ पे हिस्ट्री में आ गया नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर इंटरनेट। किसका नाम आता है भाई? इंटरनेट। इंटरनेट की आपको सिंपली एक डेफिनेशन याद रखनी है, वो क्या है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों के नेटवर्क का समूह होता है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हमसे इंटरनेट के फादर पूछा जाए, वर्ल्ड वाइज अगर इंटरनेट के फादर पूछा जाए तो इसमें किसका नाम आता है? तो इसमें नाम आता है आपका विंट सर्फ का। फादर ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड विंट सर्फ। और अगर इंडिया में फादर ऑफ इंटरनेट कौन है आपके? ब्रिजेंद्र के सिंगल। जनरली ये पूछता नहीं है ब्रिजेंद्र के सिंगल को ये, लेकिन ये विंट सर्फ के बारे में फिर भी पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे जो डेट आती है वो है आपकी 14 अगस्त 1995। एंड अगर पूछा जाए कि पब्लिकली इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, कि पब्लिकली इंटरनेट इंडिया में कब अवेलेबल हुआ था, तो जो सेकंड डेट है इसकी वो है 15 अगस्त 1995। किस कंपनी ने प्रोवाइड करवाया था? VSNL कंपनी ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी क्या है? इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे किसकी बात होती है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक नाम आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, या फिर इसको बोल देते हैं W3 या फिर वेब भी कह देते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब अगर हमसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है, फादर कौन है, तो जो नाम आएगा टिम बर्नर ली। मोस्टली इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें टिम बर्नर ली का ही नाम आता है, अगर आपको किसी और का नाम याद नहीं है तो। ठीक है, वो URL का पूछे, HTML का पूछे, तो जनरली किसका नाम आता है? टिम बर्नर ली का आता है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप टिम बर्नर ली ऑप्शन में है तो आप उसके ऊपर टिक कर सकते हो। 99% आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो टिम बर्नर ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को क्या किया था? आविष्कार किया था। कब किया था? 1989 में किया था। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक सर्विस है जिसका यूज हम क्या करते हैं? इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए हम इस सर्विस का यूज करते हैं। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जिसका यूज इंटरनेट पर अवेलेबल सर्विस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट का एक पार्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट का एक पार्ट है। इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी वर्ल्ड वाइड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक नाम आता है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। देखो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको नेम बता रही हूँ। एक है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि भाई सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलेगा। फिर दूसरा होता है आपका, एक टर्म आती है ओपन सोर्स।
ओपन सोर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई आप एक टाइम में इसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग आपको जनरली भी पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि मैं इस एक टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मेरा कोई नया पेज ओपन हो जाए, उसी टेक्स्ट को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट के ऊपर जब भी आप अपने कर्सर को लेके जाओगे तो वो इस टाइप से कुछ हैंड्स बन के आएगा। अब अगर वो हैंड बन के आ रहा है, इसका मतलब वो एक लिंक है, हाइपर लिंक है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो क्या थी, डायनामिक। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, वर्ल्ड वाइड वेब की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी हम। उसके बाद आता है आपका वेब पेज, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। तो इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझिएगा। ये क्या है, आपका क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट मतलब कि ये हम है। उसके बाद ये क्या है, मेरा सर्वर है। सर्वर मतलब कि जिसके ऊपर इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो कंप्यूटर, वो नेटवर्क क्या है, आपका सर्वर है। क्लाइंट जो यूजर जो काम कर रहा है, जिसे इंटरनेट की सर्विस चाहिए, वो कौन है, क्लाइंट है, ठीक है। ये आपका इंटरनेट है, ओके। अब यहाँ पे क्लाइंट ने अपने पीसी में क्या किया, उसको इंटरनेट एक्सेस करना है। उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने पीसी में एक ब्राउजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर। तो मान लीजिए उसने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वेब एज ब्राउजर या फिर यूसी ब्राउजर, इस टाइप का कोई एक ब्राउजर उसने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया। वेब ब्राउजर किस लिए चाहिए, अगर उसको इंटरनेट की सर्विस चाहिए, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो वो बिना वेब ब्राउजर के उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसको एक कंप्यूटर में ब्राउजर चाहिए। उस ब्राउजर को जैसे ही वो ओपन करेगा, फिर उसके अंदर वो क्या करेगा, या तो डायरेक्टली एड्रेस बार के अंदर अपनी वेबसाइट का वो एड्रेस डालेगा, ठीक है। क्या डालेगा वो, अपना ये जो ऊपर एड्रेस बार है उसके अंदर वो अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालेगा। एड्रेस कुछ इस टाइप से होगा, http:// देन www. मान लीजिए आपकी चंडीगढ़ वाली साइट खोलें तो CHDEDUHRY.gov.in, ये उसको कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए एड्रेस बार में। और वो इस पे जैसे ही क्लिक करेगा, एंटर करेगा, उसके सामने वो पेज ओपन होके आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, उसको एड्रेस नहीं पता, वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता, तब वो क्या करेगा, अपने वेब ब्राउजर में एक सर्च इंजन को ओपन करेगा। सर्च इंजन यहाँ पे कौन है भाई, सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल। गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर वो जैसे ही चंडीगढ़ एजुकेशन हरियाणा इस टाइप से एंटर करेगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका सर्च इंजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट को ये वेबसाइट ओपन करनी है तो वो एक रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे। अब ये सर्वर पे किस फॉर्म में रिक्वेस्ट जाएगी, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्वर के पास अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो इसको क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा, एंड वो भी किस फॉर्म में होगा, HTTP की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही वो किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है तो उसके सामने एक पेज ओपन होके आता है, एक वेबसाइट ओपन होके आती है। जैसे ही वो उस वेबसाइट को ओपन करता है, उसके सामने कोई ना कोई पेज उसको शो होगा। उस पेज को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको जितने भी पेजेस दिखाई दे रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, ठीक है। एंड ये वेब पेज किसमें क्रिएट किए जाते हैं, HTML से क्रिएट किए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की एक्सटेंशन क्या होती है, .htm और .html, इतना हो गया। उसके बाद वेबसाइट क्या होती है, एक से ज्यादा वेब पेजेस को मिला दिया जाए तो एक वेबसाइट बनती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। उस वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, होम पेज कहते हैं।
इसी के साथ एक टर्म और आती है, वो है आपकी यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर है, उनके नाम देख लो। वेब ब्राउजर में आपका है ओपेरा, ठीक है, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी बंद हो गया है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये क्या है आपके कुछ वेब ब्राउजर के नाम है। फिर यहाँ पे वेब सर्वर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मैंने आपको वेब सर्वर बताया था। वेब सर्वर के बाद हमारा क्या है? वेब सर्वर में एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? IIS की, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अब यहाँ पे सर्च इंजन देखो। सर्च इंजन के मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे सर्च इंजन के। तो एक आपका है गूगल, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला गूगल किसका है? अमेरिका का है। उसके बाद है याहू सर्च इंजन, फिर आपका AOL है, फिर आपका डक डक गो सर्च इंजन, ask.com। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम क्या है? बिंग है, ठीक है, गूगल नहीं है, गूगल अमेरिका का है। उसके बाद है एक और सर्च इंजन, वो क्या है? बाइडू। बाइडू किसका है? बाइडू चाइना का है। फिर यहाँ पे इन्फोसिक, अल्टाविस्टा, और एक आपका यांडेक्स है। यांडेक्स कहाँ का सर्च इंजन है? यांडेक्स आपका रूस का सर्च इंजन है, ठीक है। अगर वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन पूछा जाए तो आर्ची रहेगा। वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची है। इतना हो गया सर्च इंजन के रिगार्डिंग, इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे देखो डीएनएस में क्या होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई सब एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक आपका ऑफिशियल नेम होता है और एक आपका निक नेम होता है, ठीक है। ये निक नेम किसको पता होता है? आपके घर वालों को पता होता है, आपके फ्रेंड सर्कल को पता होता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल नेम है, इसी से ये जो ऑफिशियल नेम है इसी से आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एंड आप कहीं बाहर जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू देते हो, कोई एग्जाम देते हो, तो कहाँ उस पर क्या नाम होगा? आपका ऑफिशियल नेम होगा। तो उसी तरह से हर एक वेबसाइट के दो नाम होते हैं, एक उसका निकनेम होता है, एक उसका ऑफिशियल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल google.com। google.com क्या है भाई? एक निकनेम है, एंड इसका जो ऑफिशियल नेम होगा वो उसका एक IP एड्रेस होगा। ऑफिशियल नेम को क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं, ठीक है। एंड ये IP एड्रेस आपका कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, इस टाइप से कुछ मिलेगा आपको। तो ये क्या है? आपका IP एड्रेस है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है आपका? अब यहाँ पे इस DNS का क्या काम है? इस DNS का काम है कि ये जो डोमेन नेम है ना, ये जो google.com है, ये क्या है? आपका निक नेम, एंड इसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम। इसको IP एड्रेस में क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। DNS का क्या काम है? इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करना, जिससे कि सर्वर को समझ में आए कि भाई यूजर को क्या चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कुछ डोमेन नेम बताए थे। डोमेन नेम जैसे कि आपका एक है .gov। किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .gov लग जाए तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। फिर यहाँ पे .com भी था। कॉम का यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगा कमर्शियल। .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके डोमेन नेम। उसके बाद हमने क्या किया था? URL किया था। फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कस ही कर ली। फुल फॉर्म क्या है URL के? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे URL क्या होता है भाई? तो URL हम कह सकते हैं कि URL किसी भी वेबसाइट का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, ठीक है। URL किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का क्या है? एक एड्रेस है, जिसका यूज करके हम डायरेक्टली उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। एंड URL को क्या कहते हैं? URL को वेब एड्रेस भी कह देते हैं। और URL को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था, 1992 में किया था, ठीक है। अब यहाँ देखो जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम
आपके वेब एड्रेस का एक पार्ट है और यूआरएल आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस है। ये दोनों में डिफरेंस है। यूआरएल जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया ना http:// ये पूरा क्या है आपका यूआरएल है और डोमेन नेम क्या है ओनली एक पार्ट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको, मोडम को डिस्कस किया था। मोडम क्या होता है भाई, फुल फॉर्म रहती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एंड मोडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलना। ये क्या है आपका मोडम होता है। तो ये क्या था आपका जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका नाम आता है ईमेल का। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। एंड ईमेल में आपके दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एसएमटीपी और सेकंड आता है आपका पीओपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पीओपी की होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एसएमटीपी को पुश प्रोटोकॉल भी कह देते हैं और पीओपी को पुल प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। जब आप मैसेज ईमेल को सेंड करते हो तब आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है और जब आप अपने ईमेल को रिसीव करते हो तब आपका पीओपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, ईमेल के जनक कौन है, ईमेल के संस्थापक कौन है, तो इसमें नाम आता है आपका रे टॉमिल्सन का। किसका नाम आता है, रे टॉमिल्सन। ईमेल के क्या है, ये संस्थापक है। इन्होंने सबसे पहले ईमेल किसको भेजा था, तो इन्होंने सबसे पहले ईमेल खुद को ही भेजा था। एंड किस नेटवर्क के थ्रू भेजा था, तो ARPANET नेटवर्क के थ्रू इन्होंने अपने आप को ही मेल भेजा था। इतना हुआ। अब एक ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए, फिर एक इंटरनेट चाहिए और एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। अब ये ईमेल आईडी क्या होती है एक तो, और ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, तो देखो एक होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, उन्हें आईएसपी कहते हैं। और एक होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ये वो होते हैं जैसे कि आपकी गूगल हो गया, आपका जीमेल हो गया, आपको याहू हो गया, जो आपको ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट करने देता है, वो क्या होते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ईमेल आईडी में क्या क्या चीजें होती है, तो ईमेल आईडी में दो पार्ट होते हैं और ईमेल आईडी को सेपरेट किया जाता है @ से। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है यूजर नेम एंड सेकंड पार्ट का नाम है डोमेन नेम। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है, और सेपरेट किससे होता है, @ से होता है। तो ये आपका ईमेल आईडी है। फिर ईमेल आईडी में आपका एक इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स जिसमें आपको न्यू ईमेल रिसीव होते हैं। फिर आपका एक ट्रैश होता है, ट्रैश क्या होता है, जिसमें डिलीट किए हुए मेल चले जाते हैं। फिर आपका एक स्पैम होता है, स्पैम वो होता है जिसमें वो ईमेल जो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं, अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, अनचाहे ईमेल होते हैं, वो स्पैम में आते हैं। ठीक है, एक आपका ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में वो ईमेल चले जाते हैं जो आपने क्रिएट तो किए हैं लेकिन अभी तक वो आपने भेजे नहीं है। ठीक है, वो किस में जाएंगे, आपके ड्राफ्ट में चले जाएंगे। उसके बाद अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट की अगर आपसे सिंबल पूछा जाए तो अटैचमेंट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है एंड इसे कहा जाता है क्लिप, पेपर क्लिप। अटैचमेंट का सिंबल क्या है, पेपर क्लिप। अगर आप कोई फोटो कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो अपनी ईमेल में तब आप इस अटैचमेंट का यूज करते हैं। ये क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। अगर आपको कोई न्यू ईमेल सेंड करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। कंपोज में आपको एक मिलेगा टू, फिर मिलेगा सीसी, फिर मिलेगा बीसीसी, उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट और आपका यहाँ पे मैसेज। ये क्या हो गया, आपका पूरा मैसेज हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे आप वो लाइन लिखोगे जिससे कि आपके ईमेल को एक आइडेंटिफिकेशन मिले, एक रिकॉग्निशन मिले कि भाई ये ईमेल किसके बारे में है, उसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। टू के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फ्रॉम भी होता है। टू के अंदर होता है जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी। फ्रॉम इसमें आपकी खुद की ईमेल आईडी आएगी। सीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसीसी और बीसीसी में भी किसकी ईमेल आईडी आएगी, जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। अब यहाँ पे सीसीसी और बीसीसी में डिफरेंस क्या होता है, देखो कार्बन कॉपी,
कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आप इसमें जिसका भी ईमेल आईडी डालोगे उन लोगों को पता चलेगा कि भाई ये ईमेल इन बंदों को भी गया है, ठीक है। लेकिन BCC में क्या होती है, आपकी ईमेल लिस्ट हाइड होती है। इसमें आप जिनका भी नाम लिखोगे उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलेगा कि भाई ये ईमेल मेरे अलावा किसी और को भी गया है। ये क्या होती है, आपकी BCC होती है। फिर एक होता है आपका ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग को आप सिंपली इतना ही समझो कि हम ब्लॉग को एक तरह से वेबसाइट कहते हैं, या फिर जिसमें आप ये कह सकते हो कि जिसे आप डायरी की तरह लिखते हो, ठीक है। और आजकल तो इंटरनेट के ऊपर जितने भी पेजेस आपको अवेलेबल होते हैं एक तरह से वो क्या होते हैं, आपके ब्लॉग ही होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ईमेल हो गया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको, वायरस को। किसको डिस्कस किया था भाई, वायरस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, वो होती है आपकी मैलवेयर। मैलवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, मैलवेयर कैटेगरी में रखा जाता है। एंड मैलवेयर के अंदर जो मैलवेयर की अगर हमसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या फुल फॉर्म होती है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर के अंदर वायरस आता है, ठीक है। मैलवेयर के अंदर क्या क्या आते हैं, वायरस है, स्पाईवेयर है, फिर इसके अंदर हमने वॉर्म को डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे एडवेयर है, फिर एक यहाँ पे आपका रैंसमवेयर भी हमने देखा था, फिर यहाँ पे एक आपका ट्रोजन हॉर्स भी था, एंड फिर रूट किट, कीलॉगर ये भी थे। तो वायरस क्या है, वायरस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या क्या फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये क्या है, आपके वायरस की एक फुल फॉर्म है। वायरस क्या करता है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के डेटा को हार्म करता है, उसको डैमेज करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे वायरस कैसे फैलता है, तो वायरस किसी फाइल के थ्रू आता है। वायरस किसी भी फाइल में अटैच होके आएगा। अगर आपने उस फाइल को ओपन नहीं किया है तो वायरस नहीं आएगा, एंड अगर आपने उस फाइल को ओपन कर लिया तो आपके सिस्टम में वायरस आएगा। वायरस खुद को क्या कर सकता है, खुद की कॉपी भी बना सकता है, खुद को रिप्लिकेट भी कर सकता है। रिप्लिकेट करने का मतलब होता है कि वो खुद की कॉपी क्रिएट कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि भाई वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस कौन सा है। अगर आपसे नाम पूछा जाए वर्ल्ड के फर्स्ट वायरस का तो वो नाम आता है क्रीपर। क्रीपर क्या है, आपके दुनिया का पहला वायरस है, ठीक है। इसे किसने बनाया था, तो इसे बॉब थॉमस ने बनाया था। ये नाम वैसे पूछता नहीं है लेकिन क्रीपर जरूर पूछ लेता है। बॉब थॉमस ने इसे बनाया था। उसके बाद यहाँ पे एक और वायरस भी है। वायरस के अगर नाम पूछे जाए तो एक तो हो गया आपका क्रीपर, दूसरा है एलेक क्लोनर। एलेक क्लोनर क्या है, आपका एक वायरस है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा वॉर्म। स्पाईवेयर देख लो एक बार। स्पाईवेयर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्पाई करना मतलब जासूस करना, जासूसी करना। तो स्पाईवेयर एक ऐसे ये प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में बिना आपकी जानकारी के आप इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। एंड आप क्या कर रहे हो, आपने कौन कौन सी कीज यूज करी है, कौन सी फाइल ओपन करी है, क्या डेटा टाइप किया है, ये वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करते हैं और अपने जो थर्ड पार्टी है उसको सेंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, इसमें वॉर्म था। वॉर्म भी एक मैलवेयर है। एंड वॉर्म क्या करता है, अपनी खुद की कॉपी क्रिएट करता है, ये खुद को रिप्लिकेट करता है। जैसे वायरस रिप्लिकेट करता है वैसे ये भी अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ईमेल को क्या चाहिए, फाइल चाहिए जिसमें वो अटैच होके आता है, और वॉर्म को क्या चाहिए, नेटवर्क। वॉर्म किसके थ्रू आता है, नेटवर्क के थ्रू आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, आपका मैलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, आपका मैलवेयर है। एंड इसके बारे में याद रखना कि ट्रोजन हॉर्स अपनी खुद की कॉपी क्रिएट नहीं करता। ये एक सिंगल जाता है, सिंगल ही रहेगा, ठीक है। जो भी डेटा है आप कर रहे हो उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। आपकी इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, एक तरह से उसको किसी दूसरे को सेंड करेगा, थर्ड पार्टी को सेंड करेगा, लेकिन ये खुद की कॉपी क्रिएट नहीं करता। और यहाँ पे एंटीवायरस से बचने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम नॉर्टन 360, उसके बाद आपका अवस्ट आता है, कैस्पर स्काई है, मैकएफे है, K7 टोटल सिक्योरिटी है। तो ये क्या है, आपके
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको टोपोलॉजी बताई थी, तो यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी के नाम थे, वो क्या क्या है। एक बस टोपोलॉजी होती है, एक रिंग टोपोलॉजी होती है, फिर एक स्टार टोपोलॉजी होती है, एक मैश टोपोलॉजी है, एक ट्री टोपोलॉजी है, और फिर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ठीक है। जो बस टोपोलॉजी है इसमें एक सिंगल लाइन से सब कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है, एक रिंग का फॉर्म करेंगे। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं। फिर आपका मैश टोपोलॉजी इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। ट्री टोपोलॉजी इसमें ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे। हाइब्रिड इन सभी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये थी आपकी टोपोलॉजी। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया था मैंने, एक लैन बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका ब्लूटूथ का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपके रिमोट और टीवी में जो नेटवर्क है वो आपका पैन नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, अगर एक ऑफिस में अगर आपने नेटवर्क क्रिएट किया है तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। एक सिटी के अंदर अगर आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो वो आपका मैन है, मेट्रोपॉलिटन, और वर्ल्ड वाइड आपका वैन रहेगा। इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया है। अब किसकी बात करेंगे हम, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे GUI क्या है, GUI की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड जो यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि एक तरह से इंटरेक्ट करना। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से जोड़ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक मीडियम, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। एंड यूजर इंटरफेस आपका जो जितना अच्छा होगा, जो जितना अच्छा यूजर फ्रेंडली होगा ना, आप उससे क्या कर सकते हो, उतनी ही जल्दी आप उस इंटरफेस को अडेप्ट कर सकते हो, उसको उतना ही इजीली क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे एक और इंटरफेस होता है, वो आपका होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसको बोल देते हैं, CUI भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, CUI का आपका एग्जाम्पल है डोस। डोस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं कि भाई आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सेकंड क्या है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपको काफी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, आपको ग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आपकी एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज क्या है आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसकी एक ही डेफिनेशन याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यूजर आप, हार्डवेयर आपका कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपकी विंडोज, अगर विंडोज आपके सिस्टम में नहीं है तो आप अपने उस कंप्यूटर का कोई यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी डेफिनेशन इनफ रहेगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे किसकी कौन करता है, उनको कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि अगर किसको कौन सी मेमोरी देनी है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। किसको CPU देना है, कौन कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है, एंड किसका वेटिंग टाइम ओवर हो गया है, किसको वेट करवाना है, किसको कौन सा डिवाइस देना है, किसको कब प्रिंटर देना है, ठीक है, प्रिंटर क्या प्रिंट करेगा, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है एंड कहाँ से लेके आनी है, सिक्योरिटी, उसके अलावा जो रिलायबिलिटी, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर बैचेस की फॉर्म में इनपुट दी जाती थी। फिर सेकंड आपका आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर।
फिर आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। कौन सा आता है आपका? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। फिर एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो एक ही टाइम पे। फिर एक है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो कि अभी इनपुट दो, अभी की अभी आपको आउटपुट मिलेगी, वो क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे है वो आपका हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड रियल टाइम, क्योंकि जैसे आपका टाइम खत्म हुआ आपका एग्जाम ओवर हो जाता है। तो ये इसके अलावा एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एक आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये क्या है? आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपका एक सबसे पहले एग्जाम्पल आता है आपका विंडोज है। विंडो आपका एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक आपका मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ्री और ओपन सोर्स है। फिर आपका एक लिनक्स भी है, लिनक्स भी आपका फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है ये। फिर उसके बाद एक उबंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिडोरा। ये सारे क्या है? आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया? कंप्लीट किया कंप्यूटर फंडामेंटल को, आपका इंटरनेट को, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन को, कंप्यूटर नेटवर्क को और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपका क्या रह जाता है? यहाँ पे MS ऑफिस रह जाता है, ठीक है। MS ऑफिस को मैंने वैसे आपको काफी अच्छे से टैब वाइज डिस्कस करके बताया है, वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे MS ऑफिस को। थैंक यू।